हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोग इस समय घर पे रह करके ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस में नई नई चीज़ें आप सीख रहे हैं। सो राइट नाउ इन दिस वीडियो you are getting a new topic. As you know that right now Java programming is going on, and this is the series for object oriented programming, and in this many topics are already finished, and in today's topic what we are going to study, right? We are going to study about array manipulation. Students, as you know that this array manipulation is the part of Java libraries. Is the part of Java libraries. So इस Java library में इतनी ढेर सारे मेथड्स हैं, इतनी ढेर सारी क्लासेस हैं जिनकी हेल्प से हम अपने प्रोग्राम को आसानी से इजी वे से बना सकते हैं हम। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हम एक ऐसे पैकेज का नाम देखेंगे और उस पैकेज के साथ साथ एक ऐसी क्लास का नाम देखेंगे जिसमें कि आप अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए एरे से रिलेटेड जितने भी मैनिपुलेशंस हैं वो सारी मैनिपुलेशंस कर पाएंगे। लेकिन करेंगे कैसे? सो स्टूडेंट्स, विद दिस लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। This is Virendra, your information technology teacher, and I am here to give you this topic. Okay? चलिए, अब हम काम करते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं यहाँ पर, और फिर इसके बाद अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है? वहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम अपने प्रोग्रामिंग को करते हैं। ठीक है? चलिए देखिए, सबसे पहले मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बता दूं आपको मैं कि इस कॉन्सेप्ट में करना क्या है। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि एक आपकी पैकेज है, पैकेज का नाम क्या है? Java डॉट util। ये एक पैकेज का नाम है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं आपके लिए। दिस इज द वन काइंड ऑफ पैकेज, एंड इनसाइड दिस पैकेज देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट क्लास इज देयर, and the name of the class is arrays. Okay, so students, you already know that the Java is the case sensitive language, right? Java is case sensitive language. That's why I have written according to predefined methods. Whatever the predefined protocols are there, I have used according to that. So array A should be captured, right? So right now in this video what we are getting, how to use java.util.arrays. Okay, and right now I have written here import keyword to import your this kinds of packages and with their classes, right? So इस array manipulation में आपको बहुत सारी चीजें आपको दिखने वाली हैं। कौन कौन सी चीजें हैं ये आपको पता चलेगा कुछ ही देर में आपको। So students, without wasting any of the time, let's move to our laptop screen. Okay, please come. Okay students, now I'm going to start the class. As you know that in the previous video you have understood about how we are going to input your data by using your keyboard, right? And you have also understood about how to import your packages and what are the classes are there, you have understand. Likewise, let me give one example here. If you use the java.util.scanner and once it is imported, then you are able to use the object of the same class, I mean to say scanner class, right? So right now in the continuation of the same means I'm just trying to say that in the continuation of Java libraries the first part is over, right, in the previous video. Now in the second part what we are going to study here, that is your how to do the array manipulation. array manipulation हम कैसे करते हैं ये हम देखेंगे।
तो अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से हम यूज़र के द्वारा हम डेटा को इनपुट कर सकते हैं। हम आपने ये भी समझा कि पार्सिंग कैसे करना है, किस तरीके से हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब आपने समझा है यहाँ पर। नाउ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये समझेंगे कि आप एरे के अंदर कैसे मैनिपुलेशंस करेंगे। आप यहाँ पर मैनिपुलेशन करने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम आपने एक एरे आपने क्रिएट किया, और एरे क्रिएट करने के बाद अब आपने क्या किया कि यहाँ पर किसी आपने उसको शॉर्ट कर दिया, या फिर आपने वहाँ पर उसको किसी पर्टिकुलर वर्ड को या किसी पर्टिकुलर नंबर को आपने मैंने कहा सर्च करने के लिए। ठीक है, सो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पढ़ना है। यहाँ पर तो एरे मैनिपुलेशन में क्या क्या चीज़ें हमें एक बार स्टार्ट करनी है, मैं एक छोटा सा थ्योरी आपको मैं बता देता हूँ आपको, और फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये आ रहा है आपका टॉपिक। सो इन द लास्ट क्लास what you have learned I have already explained you, so immediately we are going to focus that what we are going to understand here. First of all, we are going to understand about this one, import java.util.arrays. Arrays is already made one class here and many kinds of methods inside this. Okay, we can make use of these methods to do different to achieve the different objectives. Likewise, in array manipulation we have to focus about only three things. Number one, how to sort the number. Number two, how to sort the names. And number three, how to search a particular you can say specific number from the bunch of number, right? So how we are going to do that? Okay, let's understand about the same, right? So now we are coming to our Java NetBeans screen so that you can have a better understanding about the same. So now students, this is my Java screen. Now in this you are able to see some programs here. Likewise, I will talk about the first program. So first of all, as you know that I have imported here java.util.arrays. This is the arrays is the pre-built class. It is already there in the package java.util, and now I have created one of the class here. The name of the class is array. Now inside the class, what we are going to do, first of all we have to create the main function. Now once the main function is created, what we will do, first of all we will declare the array here. Now this is the method we have already learned, right? Int, then put your brackets, space, marks, and put one equal to, and whatever the numbers you want, you can just write it down with a separation of comma. Now we are going to use one of the specific method which resides in the arrays class. The method is arrays dot short, and we are passing an argument here marks, because the array name is marks, right? And put one semicolon, right students? So right now by using this method, immediately all the numbers are getting sorted. Here. Okay, no need to do any kind of things. Okay, it will do the particular thing in a very easiest manner, but you should know how the particular logic is going on. Okay, so I will try to find out, I will try to give you some other logics also, so that you can just understand how the sorting is going on. Many kinds of sorting is there, like bubble sort, selection sort, quick sort, heap sort. Many kinds of sorting are there, right? But right now you are understanding here the basics here. Okay, no, not the advanced version of Java, right? So you will understand these kinds of sorting in the higher classes. Okay, this is the one kind of basic. Okay, so now students, what we will do here, once the arrays.sort it is declared here, what you will do here, first of all I just written here system.out.println, and I have just take a printout here that is sorted numbers are, and
For taking the printout of the numbers, I have used the for loop. Okay, first of all I have declared here a variable that is j equal to 0, then put one semicolon, j less than equal to marks dot length, right? Marks dot length, right? Now what will do what will do the marks dot length? Suppose right now I have taken the 7 number, so whatever the length is there, like 7 is there, it automatically replaced here when we are going to have a execution for the same. And finally you have to use the increment operator here, and I have taken the system.out.println marks j, right? And put the all the curly brackets, whatever the open curly brackets are there, you have to put down the same, right? So this is your program, right? This is your program, and the main concept behind this program is this one, array.sort.marks, right? Now what you'll do here, first of all let's run it, and then what will the object here, what will the result after the execution, let's see here. Right click, go to the run file, let's wait, see the result here. The program is executed one of the exception. Okay, so please ignore the exception here, because I will give you the videos, give you the lectures on the exceptional handling on the later on videos. Okay, so don't panic about this. Okay, just see the output here, all the elements are sorted here, right? So students, I hope this program is very much clear to you, right? And you can also do some kind of modification inside this program also. Likewise, you have declared an array, and whatever the numbers are there, you can just put the numbers by the console, and once the number is entered by the console, then you have to use the array.sort.marks, right? And then for printing the same, you have to use the marks here, right? A for loop here. Now students, it's time to move forward, and in the next one, that's the important one. Okay, what we are going to study here, we are going to study here how to take the sorting of the names. So please come to the second one. So students, in the second program, what we are going to understand here, likewise you have imported the java.util.arrays. First one is imported here. I have created one class here, then I have opened the curly bracket, main function is declared here. But I'm coming to the main concept here. First of all, I have declared a string array, and I have put some names here. Okay, like Ahmed, Munish, Rajesh, Naveen, Manzi. I have taken some names, and the concept is same. Arrays.sort.name, put one semicolon, and I have taken the printout of all the names by using the for loop. So for int I equal to 0, semicolon, I less than name dot length. Okay, right now 5 names are there, so immediately name dot length will be replaced by the 5. Okay, and put one semicolon here, I plus plus, and then close the bracket. Now once it is done, then take the printout of the same, system.out.println and names I. Now one more thing I just want to highlight here, you have already studied here, once the for loop is initiated, at the time of initiation, if the many kinds of if statement is there inside the for loop, then you have to use the curly brackets also. Right now I have used the only one statement inside the for loop, no need to use the curly brackets here, right? So please make sure that, okay, it's a one kind of optional things here. In the if statement, the same concept is going on, right? Now students, it's time to run the program. And right now one more thing I just want to tell here, that right now if you unable to understand any of the thing during the program, okay, or then immediately contact me with me and share your doubts. Okay, now I will try to resolve all kinds of doubts as early as possible. Now students, it's time to run. Let's see what is happened. See, it is arranged in ascending order, and all the letters are
and from start from A and then M, then N and R. Okay, see, it is automatically arranged here. Okay students, so student, that's the important program for you, and only the one concept behind it, that arrays dot sort dot names, or whatever the array name you have declared here. Now students, it's time to move forward, and now we are coming to the binary search. Okay, that's the important one. So first of all, let me give you the definition for that and why we are going to use the binary search here. Okay, so let's come to the a little bit theory part here. See, let me scroll down. I'm scrolling here. This is the page number 122 on your electronic book. Okay, so we are now coming to the page number 123, that is 123, right? Now students, now the page already came here, and now we are going to talk about binary search. So just we have to understand about these thing only. Just we have to understand about this thing. So first of all, in the binary search, what is happening here? First of all, suppose you have declared an array of 5 students, and inside the array you have declared the marks, and you want to find out that which student have got 100 marks, which student had got 90 marks, okay, whatever the marks you have declared inside the array. Okay, so whenever is binary search is there, the binary search is doing the specific task here. The specific task is that's a searching the element from the given array, right? So for achieving the objective of this binary search, we have to mention about two important things. Number one, you have to declare a key. The key, what is the key? The key is what place, at what position the particular number is observed, particular number is find out, right? And second thing, you have to search about the array. You have to give the proper sorted array. मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जब आप array डिक्लेयर करेंगे तो array डिक्लेयर करने के बाद शॉर्ट भी करेंगे, आप उसको आप शॉर्ट भी कर देंगे। आप शॉर्ट करने के बाद तब आप यहाँ पर आप की जो आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं वो आप यूज़ करेंगे, और अगर यहाँ पर की आपकी फाइंड आउट नहीं हुई तब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको ये बताना पड़ेगा कि एलिमेंट्स जो है फाइंड नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ जो पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स आपको सर्च आउट करने पड़ेंगे, आपको यहाँ पर पैरामीटर्स बताने पड़ेंगे। क्या पैरामीटर्स हैं? अब देखिए एक लाइन लिखा हुआ है यहाँ पर, द पैरामीटर्स इट्स नीड्स आर एरे टू बी सर्च, एक आपको एरे बता देना है, एंड द की एलिमेंट टू बी सर्च, वो एलिमेंट कौन सा है जिसको आप सर्च करना चाहते हैं वो भी बताना पड़ेगा आपको। आप चाहे यूजर से इनपुट करा दीजिए या आपको स्पेसिफाई कर दीजिए प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर अभी तक आपने देखा कि प्रीवियस प्रोग्राम्स में आपने एरेज डॉट शॉर्ट डॉट आपने इस्तेमाल किया। यहाँ पर जो यूज़ करेंगे एरेज डॉट बाइनरी सर्च, और बाइनरी सर्च में दो आर्ग्यूमेंट्स आपको पास करने पड़ेंगे। नंबर वन, एक तो एरे, और नंबर टू वो की एलिमेंट्स। ठीक है, तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, जो लॉजिक है, वो आपका ये है। ठीक है, एरेज डॉट बाइनरी सर्च, और इनसाइड द बाइनरी सर्च you have to mention about two arguments, number one marks and number two which element need to be searched. Now students, it's time to move to the our Java NetBeans screen. See students, right now I'm coming to the program number 3, that is your binary search. Now for this you have to do the program step by step, right? First of all, you have to import two things. Number one, java.util.scanner, that is the first line. This is the first line, and in second line you have to import the java.util.arrays, right? Two classes need to be imported here by using the java.util package. Now coming to the third one, that is your line number 3, that is one class is created here, main function is created here. Now array is declared here, right?
and I have already told you how to sort the particular array. I have already told you. Okay, so I have used the same logic here. Okay, no changes is accepted here. Arrays dot sort, okay, then marks, this one, right? And after that the next one is will be, I have used the for loop here, for loop, then after int I equal to 0, I लेस देन मार्क्स डॉट लेंथ। यहाँ मैंने आपको इसके बारे में बता रखा है कि यहाँ पर जितने एलिमेंट्स होंगे वो वहाँ पर जाकर रिप्लेस हो जाएगा, उसकी लेंथ यहाँ आ जाएगी, और यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट ले लिया यहाँ पर। अब आते हैं मेन लॉजिक की तरफ, जो हमारा बाइनरी सर्च के लिए है। यहाँ पर ये हमारा मेन लॉजिक है। ये सबसे पहले मैंने क्या किया, जिस एलिमेंट को हमें सर्च करना है उसके लिए मैंने क्या किया, एक मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, क्योंकि मैंने स्कैनर जो हमारा क्लास है उसको हमने इंपोर्ट कर रखा है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, स्कैनर एक ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पर, न्यू एक ऑपरेटर है आपका मेमोरी एलोकेशन के लिए, और यहाँ पर उसके बाद हमने लिख लिया स्कैनर और सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर प्रिंट आउट ले लिया। प्रिंट आउट में क्या लिया है, यहाँ पर लिखा है मैंने नंबर टू बी सर्च। अब आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपने पुराने वीडियो में जो लास्ट वीडियो है वहाँ पर आपने पार्सिंग के बारे में पढ़ रखा है, वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, यूज़र की हेल्प से आप यहाँ पर नंबर इनपुट करना चाहते हैं आप कि कौन सा एलिमेंट आपको सर्च करना है। तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए जो कॉन्सेप्ट वो है पार्सिंग। मैंने क्या किया, यहाँ पर इंटीजर डॉट पार्स इंट लिखा, और इसके अंदर मैंने क्या लिखा, इसी के अंदर एक आर्गुमेंट पास किया। आर्गुमेंट क्या है मेरा, ओबीजे डॉट नेक्स्ट। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ठीक है, कि यहाँ पर जो इंटीजर नंबर है उसको इनपुट करने का प्रोसेस यही है कि यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर आपका नंबर है वो नंबर आपका यहाँ पर फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखा ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अब ये मैंने सारा कुछ स्टोर कर दिया, इसमें कहाँ पर, की नाम का एक वेरिएबल मैंने बना दिया है, इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर एक और मेन, ये हमारा पार्सिंग का था। अब हम आते हैं एक और लॉजिक पे, जो कि अभी अभी बाइनरी सर्च के लिए मैंने डिस्कस किया है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है। यहाँ पर आपको यहाँ लिखना होगा एरेज डॉट बाइनरी सर्च। दो आर्गुमेंट्स मैंने पास किए हैं, मार्क्स कॉमा की, और इसको मैंने स्टोर कर दिया इंडेक्स के एक वेरिएबल में। अब यहाँ पर इतना करने के बाद, अब अगर आपका वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाती हैं तो उसका इंडेक्स नंबर हमारे सामने आना चाहिए। इसके लिए भी छोटा सा एक लॉजिक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंडेक्स नॉट इक्वल टू, ये आपका नॉट इक्वल टू है, ये मैंने बता रखा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क और इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू कहलाएगा। ये इंडेक्स नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या प्रिंट करें, एलिमेंट्स फाउंड द नंबर ऑफ एट पोजीशन। ठीक है, और यहाँ पे लिख दें इंडेक्स +1। ठीक है, जैसे इंडेक्स आपका पहले आपको मालूम होगा कि जो एरेज होते हैं, एरेज में अगर 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो पहला इंडेक्स होगा वो होगा 0, दूसरा 1, फिर तीसरा 2, फिर इसके बाद 3, यानी कि 4 एलिमेंट्स हैं तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होकर 3 पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इंडेक्स है, अगर 0 है, 0 के बाद वो इंक्रीज करेगा, 1 हो जाएगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसके साथ ये तो हो गया कंडीशन कब, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब। आपको ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो आपके सामने लिखा हुआ आएगा एलिमेंट इज फाउंड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, इंडेक्स नंबर आ जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं मिला उसे, कुछ आपने अनवांटेड नंबर डाल दिया, एरे के अलावा कोई नंबर डाल दिया, तो लिखा हुआ आएगा एलिमेंट्स नॉट फाउंड। राइट, सो ये आपका छोटा सा प्रोग्राम है जो कि आपको बताया गया है बाइनरी सर्च के लिए। ठीक है, और एग्जैक्टली बाइनरी सर्च करता क्या है, किस तरीके से प्रोग्राम होते हैं, यहाँ पे क्योंकि बना बनाया क्लास आपको मिल गया, उसको ही आपने यूज़ कर लिया है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है ये चीज़ आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे आप। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अब बारी आती है इसको रन करने की, और रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद रन फाइल पे गए। रन फाइल पे जाने के बाद अब इसका देखिए आउटपुट क्या आता है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर जो भी नंबर आपके सामने एरेज में हैं वो पहले शॉर्ट हो गई है, सारे नंबर। अब हमसे पूछ रहा है ये किस नंबर को सर्च करना है शॉर्टिंग के बाद। सपोज करिए मुझे सर्च करना है 3 4 5 को। 3, एक सेकेंड, ये यहाँ पे मैं कर्सर प्लेस करता हूँ मैं, 3 4 5।
ये नंबर है, इस नंबर का मुझे पता करना है कि ये नंबर कहाँ पे, किस पोजीशन पे, किस इंडेक्स पे एग्जिस्ट कर रहा है ये। सो नाउ आई एम प्रेसिंग द एंटर की। सो इट इज प्लेस्ड एट 5th पोजीशन। लेट मी चेक वेदर इट्स करेक्ट और नॉट। 11 फर्स्ट पोजीशन आपका 0 है, ये आपका 0 पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे, 5th और 6th। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कि जो आपका जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम आपका 1 से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर जो आपका लॉजिक स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा इसका लॉजिक को समझ लेते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है ये। देखिए टोटल एलिमेंट्स देखिए कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि 3 4 5 जो है ये हमारा किस पोजीशन पे है, ये 4th पोजीशन पे है ये, ठीक है। इसका जो इंडेक्स नंबर है एरे के हिसाब से है 4th नंबर है, इसका एरे के हिसाब से है 4th नंबर है ये, ठीक है। अब आप देखिए इस लॉजिक को देखिए, जब बाइनरी सर्चिंग स्टार्ट होगी यहाँ पर लिखा हुआ आएगा 7, क्योंकि टोटल 7 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा इंडेक्स नंबर के हिसाब से जो आप सर्च करना चाहते हैं आप, ठीक है, उसका इंडेक्स नंबर आ जाएगा। जैसे आपने ये 3 4 5 आपका 4 नंबर पे है तो आपका ये 4th नंबर लिखा हुआ आ जाएगा ये, ठीक है। अब इंडेक्स, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये इंडेक्स में जाकर सेव हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इंडेक्स हमारा 4 है, तो 4 नॉट इक्वल टू -1, बिल्कुल सही है ये। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स में +1 करने के लिए, यानी 4 + 1 5 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर देखिए 5 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के पीछे लॉजिक ये है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन एरे के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो इसका पहला इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक इसमें जाता है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। सो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको मैंने जो भी कुछ बताने की कोशिश की है वो आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम बारी है कि हम थोड़ा सा हम आगे बढ़ें, और आगे बढ़ के हम ये देख लेते हैं कि हमें क्या चीज़ करना है। ओके okay students, now I'm going to tell you one of the website here where you can get the advanced knowledge for here, right? What the advanced knowledge is, this is, so from this website you can get the more details about the array manipulation, or you can also get the details about string manipulation, right? Okay, so first of all just visit this website so that you can get more and more from here, okay, to explore your knowledge. And in the next video we'll cover up the string manipulation here, right? So string manipulation, that's an important part of the Java, and this is also you can say one of the most important part of the object oriented programming, right? So without wasting any of the time, now let's move to the further proceedings so that you can have more. हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा आपने कि इस वीडियो में आपने एरे मैनिपुलेशंस को प्रैक्टिकली समझा कि कैसे करना है। ओके स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इन एरे मैनिपुलेशंस we are only focused with the array, right? So students, I hope each and everything is very much clear to you, and now it's time to finish off this video, and we'll meet in next video with new topic. So students, thank you so much for watching this video. Keep watching the other videos and you will get more and more about Java programming, right? So with this, thank you so much for watching. Thank you.